समय रहते अपने सपनों के लिए मेहनत कर लीजिए, वरन कल ज़रूरतों के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैंने 2-3 दिन पहले इंट्रोडक्शन क्लास दिया था फिजिक्स का, और आज मैं फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो इस चैप्टर में हम प्रकाश के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि प्रकाश क्या है। उसके बाद प्रकाश की विशेषता के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो भी 2025 में स्टूडेंट 10th के एग्ज़ाम में शामिल होंगे, उन सभी के लिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। और क्योंकि इसमें न केवल हम सब्जेक्टिव को ध्यान में रख के ही पढ़ाते हैं, वरन ऑब्जेक्टिव का भी हम साथ साथ कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव साथ साथ करवाते जाए, ताकि जो भी बच्चे 2025 में एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, उन सबों के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की ओर, जहाँ पे मैं आपको सबसे पहले प्रकाश के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद जो भी इस चैप्टर का टॉपिक है उन सब के बारे में हम बताना शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी के बारे में बात करेंगे कि प्रकाशिकी क्या होता है। तो प्रकाश और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश एवं उससे संबंधित घटनाएं, जैसे प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, प्रकाश का ध्रुवण हो गया, प्रकाश का व्यतिकरण हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी प्रकाश से संबंधित घटनाएं हैं, जिसका अध्ययन हम आगे चल के करेंगे। तो प्रकाश एवं उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं। तो ये फर्स्ट स्लाइड हुआ, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश के बारे में आप सभी लोग अवगत हो ही गए होंगे कि वही प्रकाश है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्योंकि देखने के लिए न केवल हमें केवल आँख की ही आवश्यकता होती है, वरन आँख के साथ साथ हमें प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। बिना प्रकाश के आँख रहते हुए भी हम किसी भी वस्तु को देखने में बिल्कुल असमर्थ रहते हैं। क्योंकि जब किसी भी वस्तु पे प्रकाश पड़ेगी नहीं और उससे टकरा करके जब तक हमारे आंख तक प्रकाश आएगी नहीं, तब तक हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहले प्रकाश की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके जो भी बोर्ड एग्जाम है उसमें प्रकाश की परिभाषा और उसकी गुणों के बारे में पूछ लिया गया है अब तक के एग्जाम में। इसलिए हमें प्रकाश की परिभाषा और उसके गुणों के बारे में चर्चा कर लेना यथोचित रहेगा। तो चलते हैं प्रकाश की परिभाषा की ओर। तो प्रकाश का परिभाषा, प्रकाश वह भौतिक बाह्य कारक है जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति या वस्तु को देख पाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम प्रकाश के गुण या प्रकाश की विशेषता के बारे में बात करेंगे। प्रकाश के गुण या विशेषता कहने का मतलब है कि प्रकाश में क्या ऐसी खूबियां हैं जिससे हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। जैसे किसी से पूछा जाए कि आप में क्या खूबियां हैं, हो सकता है आप लंबे हो, आप मोटे हो, आप नाटे हो, आप काले हो, आप गोरे हो। तो ये सभी आपका खूबियां हुआ, आपका लक्षण हुआ, आपका विशेषता हुआ। उसी प्रकार आपके एग्जाम में प्रकाश से संबंधित कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं जो आपको प्रकाश की विशेषता से कवर हो जाएगा। और यहाँ तक कि लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आपको प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश की विशेषता के बारे में पूछा जाता है। तो ये जितने भी हम प्रकाश की विशेषता के बारे में बता रहे हैं, ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड विशेषता बताया जा रहा है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी। इसलिए हम विशेष रूप से ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड और सब्जेक्टिव साथ साथ हम कवर कराते हुए जाएंगे। ठीक है। तो प्रकाश का सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है या ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा कहने का मतलब है कि ऊर्जा को एक रूप से हम दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे, प्रकाश क्या होता है कि यहां कट मार दीजिएगा। ठीक, ऊर्जा क्या होता है? कट मार दीजिएगा।
प्रकाश को ऊर्जा कहने का मतलब है कि हम अन्य किसी ऊर्जा स्रोत से प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि रासायनिक ऊर्जा से हम प्रकाश की ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जो लैंप होते हैं या दिए होते हैं, जिसको डिबिया कहा जाता है, उसमें जो भी हम तेल डालते हैं वे उसमें रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है और वही रासायनिक ऊर्जा हमें जलकर क्या प्रकाशीय ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। उसी प्रकार यदि हम लाइट की बात कर ले, बल्ब की बात करें, बिजली के बल्ब की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब विद्युतीय ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो प्रकाश इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। और एक ये फैक्ट आप लोग याद कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और बार बार पूछे भी जाते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा मतलब प्रकाशीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा या प्राकृतिक ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा करने का मतलब है कि वो चीज़ें खत्म नहीं होने वाले हैं, यानी बार बार उसे रिन्यूएबल किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा या प्राकृतिक ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। इसलिए सूर्य को ऊर्जा का सबसे प्राथमिक स्रोत या मुख्य स्रोत माना जाता है। और आप लोग जानते ही होंगे सूर्य का ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होता है। लंबे समय से हमें वह ऊर्जा प्रदान करते हुए आ रहे हैं और आगे भी फ्यूचर में हमें ऊर्जा देंगे। ठीक है। तो हम अब दूसरी विशेषता की ओर चलते हैं। ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम प्रकाश की दूसरी विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। समांगी माध्यम होमोजीनियस मीडियम में प्रकाश सदैव एक सरल रेखीय पथ मतलब सीधी पथ पर गमन करती है, जिसे प्रकाश का ऋजु रेखीय गमन रेक्टिलाइनर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। समांगी माध्यम मतलब होता है कि समान घनत्व वाले माध्यम को ही हम समांगी माध्यम कहते हैं। तो समांगी माध्यम यानी होमोजीनियस मीडियम में प्रकाश सदैव एक सरल रेखीय पथ मतलब सरल रेखीय पथ पर गमन करती है, जिसे प्रकाश का ऋजु रेखीय गमन रेक्टिलाइनर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। जैसे हो गया एग्जाम्पल के तौर पे प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है किसी वस्तु के छाया का बनना। अगर किसी वस्तु का छाया बन रहा है तो इसका मतलब है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। नहीं तो उस वस्तु का मूल छाया प्राप्त नहीं होके बल्कि उसका एक काल्पनिक छाया प्राप्त हो जाता है अगर प्रकाश सरल रेखा में गमन ना करता तो। ठीक है। तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है छाया का बनना। जैसे हमारा भी छाया बनता है, आप लोग का भी बनता होगा। जितने भी आसपास में जो भी वस्तुएं रखते हैं तो प्रकाश पर उसका भी छाया बनता है। तो प्रकाश के सरल रेखीय गमन का सबसे बड़ा उदाहरण है छाया का बनना। उसके बाद सूर्य ग्रहण भी प्रकाश के सरल रेखीय गमन का एक उदाहरण है। सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा। इसी क्रम में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, बल्कि चंद्रमा का छाया बनने लगता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से टकराकर वापस लौटने लगता है, जिस कारण इसके पीछे में पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया बनने लगती है, जिसे क्या कहा जाता है सूर्य ग्रहण कहा जाता है। उसी प्रकार हो गया चंद्र ग्रहण, जिसे लूनर इक्लिप्स भी कहा जाता है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब क्या होता है सूर्य की प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ती है बल्कि पृथ्वी से टकराकर लौट जाती है, जिस कारण क्या होता है कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर बनने लगती है और चंद्रमा हमें दिखने में असमर्थ सा लगता है, बल्कि नहीं दिखता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है चंद्र ग्रहण कहा जाता है, जो प्रकाश के ऋजु रेखीय गमन का उदाहरण है। एवं सूची छिद्र कैमरा में उल्टे छिद्र का बनना प्रकाश के ऋजु रेखीय गमन का उदाहरण है। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है कि प्रकाश का गमन रेखा कैसा होता है। तो सरल रेखीय होता है या ऋजु रेखीय होता है। इसमें सूर्य ग्रहण के बारे में हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ दिया जाए, चंद्र ग्रहण के बारे में भी पूछ दिया जाए, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं। अब हम प्रकाश की तीसरी विशेषता की ओर चलेंगे। तो प्रकाश एक प्रकार का वैद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ
तरंग है, यहाँ पे तरंग लिखना भूल गए, रुक जाइए, यहाँ पे तरंग लिख लीजिएगा। तो प्रकाश एक प्रकार का वैद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। वैद्युत चुंबकीय तरंग एक प्रकार का अयांत्रिक तरंग है, ठीक है, इस बात को ख्याल रखिएगा। प्रकाश एक प्रकार का वैद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है जिसकी तरंग दैर्घ्य करीब 3500 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम के बीच होती है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी काम हो गया कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो एक प्रकार का वैद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। और प्रकृति में कैसी है, अनुप्रस्थ प्रकृति की है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार का वैद्युत चुंबकीय या अयांत्रिक तरंग है, उसमें भी कैसा है, अनुप्रस्थ प्रकार की है, ठीक है, जिसकी तरंग दैर्घ्य करीब 3500 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम के बीच होती है। तो ये आपका प्रकाश का तीसरा विशेषता रहा। अब इसमें नोट में कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिए। ये जो ए का साइन दिया गया है, ऊपर में जीरो का जो डॉट लगाया है, इसका मतलब एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। एंगस्ट्रम लंबाई का एक छोटा सा मात्रक है। एंगस्ट्रम क्या होता है कि लंबाई का एक छोटा सा मात्रक, यानी छोटी सी लंबाई को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है, तो एंगस्ट्रम का उपयोग किया जाता है। तो एंगस्ट्रम लंबाई का एक छोटा मात्रक है जिसका उपयोग प्रायः तरंगदैर्घ्य मापने में किया जाता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है, तरंगदैर्घ्य का इकाई क्या होता है, तो वो क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी बोला जा सकता है एंगस्ट्रम किसका यूनिट है, तो लंबाई का यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है। तो इस बात को ख्याल रखिए कि एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के घात -10 मीटर होता है। तो इस चीज को आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो चलते हैं अगले विशेषता की ओर, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब हम प्रकाश के चौथे विशेषता के बारे में बात करेंगे कि प्रकाश के संचरण के लिए, प्रकाश के संचरण मतलब होता है प्रकाश के गमन करने के लिए, प्रकाश के जाने के लिए, प्रकाश के संचरण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमें चलने के लिए क्या होता है कि रास्ते की जरूरत होती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए रास्ते रहे फिर भी ठीक है और नहीं रहे फिर भी ठीक है। तो प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रकाश बिना माध्यम के भी सुगमता से संचरित होता है। जैसे निर्वात में, निर्वात जैसे अंतरिक्ष में क्या होता है कि निर्वात पाया जाता है। निर्वात कहने का मतलब है कि वहाँ पे ना तो ठोस माध्यम उपस्थित है, ना तो गैसीय माध्यम उपस्थित है, और ना ही द्रवीय माध्यम उपस्थित है। यहाँ पे माध्यम कहने का मतलब है कि प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम का मतलब हो गया ठोस माध्यम। ठोस माध्यम मतलब हो गया जैसे दीवार हो गया, कोई भी ठोस वस्तु हो गया। द्रव माध्यम हो गया मतलब जैसे जल हो गया, और गैसीय माध्यम मतलब कोई भी गैस हो गया, ठीक है। तो वही हो गया माध्यम। तो प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश बिना माध्यम के भी सुगमता से संचरित होता है, जैसे निर्वात या शून्य में। तो यहाँ पे बताया गया कि प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम रहे फिर भी ठीक है और नहीं रहे फिर भी ठीक है। ये हो गया प्रकाश की चौथी विशेषता। तो चलते हैं पांचवी विशेषता की ओर।